नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। प्रबंध की सीरीज चल रही है और इस प्रबंध की सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा जो आज का लेक्चर है, अभी तक हम प्रबंध के सबसे पहले काम जिसका नाम क्या था, नियोजन, उसको कवर कर चुके हैं। प्रबंध का दूसरा काम जो हमारा था संगठन, उसको हमने कवर कर लिया है। तीसरा काम नियुक्तिकरण था, वो भी हमारा कवर हो चुका है। अगला जो हमारा काम है निर्देशन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रबंध के अंतिम कार्य के बारे में, कि प्रबंध का सबसे लास्ट काम कौन सा होता है, वह होता है नियंत्रण। अभी तक मैं बात करूं तो हमने प्रबंध का कौन सा काम देख लिया है बेटा। सबसे पहला काम हमने देखा था नियोजन, कि किस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, संगठन को तैयार करते हैं। संगठन के बाद हम क्या करते हैं, हमें एम्प्लॉयज की जरूरत होती है तो हम उनकी क्या करते हैं, नियुक्तिकरण करते हैं। ठीक है। और अगला जो होता है वह क्या होता था बेटा, निर्देशन। हम क्या करते हैं, फिर निर्देशन करते हैं। और निर्देशन के बाद फिर अगला और अंतिम कार्य हमारा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नियंत्रण बोलते हैं। यह क्या है, यह प्रबंध का सबसे अंतिम कार्य है। उस प्रबंध का सबसे पहला काम क्या होता है, नियोजन। मतलब पहला काम क्या हुआ, प्लानिंग, और दूसरा काम क्या हुआ, कंट्रोलिंग, नियंत्रण। अब ये नियंत्रण कितने तरीके का होता है, कैसा होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर है प्रबंध का कंट्रोलिंग। किस तरीके से प्रबंध का कंट्रोलिंग होता है, किस तरीके से प्रबंध का क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। देखिए, आपने एक बिजनेस के लिए कई तरीके की प्रोसेस एक प्रबंध के लिए फॉलो करी। आपने सब कर लिया, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, सब हो गया। अब इन सब में आपकी कंट्रोलिंग होना भी जरूरी है। जब तक आप इसमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपकी ये चीजें क्या होंगी, वेस्ट होंगी, अव्यवस्थित रहेंगी। तो इसलिए आपको क्या जरूरी है, कंट्रोलिंग करना जरूरी है। अब कंट्रोलिंग में सबसे दो तीन वर्ड्स जो हैं जो आपको दिक्कत देंगे कि कंट्रोलिंग के लिए आपके पास होना क्या चाहिए। देखिए, कंट्रोलिंग में सबसे पहले आपके पास प्रमाप निर्धारित होना चाहिए। और इसमें एक वर्ड और आएगा जिसे बोला जाता है क्या, विचलन। मतलब प्रमाप को हम क्या बोलेंगे, प्रमाप को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड, और ये होता है क्या, विचलन। जब तक आपके स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं होंगे, आपके प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं होंगे, तब तक आप क्या है, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। भाई एक स्टैंडर्ड होगा और जो वास्तविक स्थिति होगी उसके बीच ही आप क्या कर सकते हैं। जैसे प्रमाप की मैं अगर डेफिनेशन दूं तो वास्तविक स्थिति और इच्छा वाली स्थिति, मतलब जैसे सपोज करिए आपका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, 100 है। ठीक है, आपको किसी चीज का 100 यूनिट का उत्पादन पर डे करना है, और वास्तविक स्थिति क्या आ रही है, 80 जा रही है। इन दोनों को पास लेकर आना, मतलब प्लस नहीं करना, पास लेकर आना ही क्या होगा, हमारा नियंत्रण का एक पार्ट होगा, प्रमाण। इसको हम एक बहुत अच्छे तरीके से और समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रमाप को यदि जाने तो प्रमाप टोटल होते कितने प्रकार के हैं, ये चीज हम ध्यान रखें। टोटल कितने प्रकार के होते हैं प्रमाप, 6 प्रकार के होते हैं। अब इन 6 प्रकार में भी प्रबंध शास्त्रियों ने 2 तरीके के प्रमाप बताए। एक होता है कौन सा, संख्यात्मक, और दूसरा होता है क्या बेटा, गुणात्मक। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रमाप की, स्टैंडर्ड की। आपके स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, संख्यात्मक स्टैंडर्ड, या कैसे हो सकते हैं, गुणात्मक। तो मैं एग्जांपल आपको संख्यात्मक का बताता हूं। मान लीजिए आपकी एक बिस्किट बनाने की कंपनी है। ठीक, आपने 100 बिस्किट पर डे का क्या रखा है, स्टैंडर्ड रखा है कि मुझे पर डे कितने बिस्किट का उत्पादन करना है, 100 बिस्किट का करना है। बट वास्तविक स्थिति जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 80 बिस्किट पर डे बन रही है। तो इन दोनों के बीच जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है। अब इसमें प्रमाप क्या है और विचलन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो 100 यूनिट आपने सोचा है कि मेरा बनेगा, ये आपका क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। ये आपका क्या हो गया, एक प्रमाप हो गया। ये जो 80 बन रहा है ये क्या है, आपकी वास्तविक स्थिति हो गई। ठीक है। और ये जो 20 का शॉर्टेज आ रहा है ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बेटा विचलन। ठीक है। तो नियंत्रण में प्रमापों का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। जब तक आपके प्रमाप डिसाइड नहीं होंगे, आप किसी भी चीज पे क्या है, नियंत्रण कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब इसमें देखें, संख्यात्मक और गुणात्मक तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। कुछ जो अर्थशास्त्री हैं, जैसे एक प्रबंध शास्त्री जो है, एक प्रबंध शास्त्री जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, उनका नाम क्या है, विलियम न्यूमैन। ठीक है। अब इन प्रबंध शास्त्री विलियम न्यूमैन ने कहा है कि नियंत्रण के लिए 3 स्तर होना बहुत जरूरी है। पहला स्तर क्या, सबसे पहले नियंत्रण के लिए आपके पास प्रमाप होना चाहिए। ठीक। दूसरा स्तर क्या, प्रमाप और विचलन के बीच, मतलब प्रमाप और जो वास्तविक स्थिति है उसका आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। इस एनालिसिस के बाद आपको जो निकलेगा, अगर अंतर निकलता है तो अंतर क्या होगा, मतलब प्रमाप और स्थिति के बीच यदि कुछ अंतर निकल रहा है तो वो अंतर क्या होगा,
विचलन होगा। तो आपको क्या करना है, विचलनों का संशोधन करना है। विचलनों में संशोधन करना है मतलब आपको क्या करना है, विचलनों के बारे में पता लगाना है। ठीक है, ठीक, आपने विचलनों के बारे में पता लगाया। लेकिन एक इन्होंने जो विलियम न्यूमैन है, इन्होंने नियंत्रण के कितने बताए थे, 3। लेकिन अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने 4 बताए। 4 कौन कौन से बताएं, 3 तो ये यथा स्थिति में है कि पहले आप अपने स्टैंडर्ड डिसाइड करिए, उसके बाद आप यथा स्थिति का पता लगाइए, और जो विचलन निकल रहा है उस विचलन में क्या करिए, संशोधन करिए। चौथा उन्होंने दिया है, चौथा उन्होंने क्या दे दिया कि ये जो विचलन है, इस विचलन पर आपको क्या करना है, सुधारात्मक कार्यवाही करना है। मतलब ये विचलनों को पता लगाना है। आप चाह कितने रहे हैं, 100 चाह रहे हैं, लेकिन आपको मिल कितने रहे हैं भाई, 80 यूनिट ही उत्पादन हो रहा है। तो 20 का जो विचलन आ रहा है उसमें आपको संशोधन करना है, और उस संशोधन के बाद आपका क्या होगा, उस संशोधन के बाद 20 के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, उसका पता लगाना है, उस पर क्या करना है, सुधारात्मक कार्यवाही आपको उसके बाद करना है। इसके बाद यदि मैं आगे बात करूं कि ये आपके क्या हो गए भाई, नियंत्रण। अब नियंत्रण किस किस क्षेत्रों में किया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई नियंत्रण, हम अगर एक प्रोडक्शन यूनिट डाल रहे हैं तो किस किस जगह पर हम नियंत्रण करेंगे, नियंत्रण की हमारी प्रोसीजर क्या होगी, नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यदि बात करूं नियंत्रण के क्षेत्र की, कि नियंत्रण किस किस क्षेत्र में किया जाता है और कैसे किया जाता है, यदि मैं सबसे पहले बात करूं नियंत्रण का सबसे पहला क्षेत्र उठाऊं तो वो क्षेत्र क्या होगा, उत्पादन का। भाई प्रोडक्शन का सबसे पहला क्षेत्र क्या होगा आपका, उत्पादन का क्षेत्र। उत्पादन के क्षेत्र में आप किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, भाई आपने पहले प्रमाप निर्धारित करे कि पर डे हमें इतना प्रोडक्शन करना है, लेकिन हम उस प्रोडक्शन तक पर डे पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे, क्या वो प्रोडक्शन हमारे लिए कम हो रहा है या वो प्रोडक्शन हमारे लिए क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये पूरी चीज़ें हम किससे डिसाइड करेंगे, उत्पादन के क्षेत्र से। दूसरा क्या हो सकता है इसका नियंत्रण का, हम लागत के क्षेत्र में भी कर सकते हैं कि भाई हमारी जो कॉस्टिंग है वो कितनी आ रही है, हमने डिसाइड किया। जैसे देखो उत्पादन के क्षेत्र में कैसे कैसे कर सकते हैं, एक किस्म नियंत्रण कर सकते हैं कि भाई जिस तरीके किस किस्म का आप प्रोडक्ट चाह रहे हो वो किस्म का प्रोडक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। हमने पहले एक प्रमाप डिसाइड कर लिया, इस स्टैंडर्ड का हमको प्रोडक्ट चाहिए, बट उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट हमारे पास आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। तो पहला नियंत्रण कौन सा हो गया, किस्म नियंत्रण। फिर दूसरा होता है क्या, मात्रा। आप मात्रा पे भी नियंत्रण कर सकते हैं कि कितनी मात्रा का उत्पादन हो रहा है, भाई मात्रा मतलब कितनी यूनिट्स का। हम वही 100 चाह रहे हैं, कहीं 110 तो नहीं हो रही है, 90 तो नहीं हो रही है। तो ये किससे किया जाता है, उत्पादन नियंत्रण। अब लागत नियंत्रण कैसे किया जाता है, देखिए लागत नियंत्रण जैसे किया जा सकता है कि भाई आपकी जो कॉस्टिंग है, आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस्टिंग, पता चला मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर की कॉस्टिंग 10 रुपये आ रही है और वो 12 रुपये में सेल कर रहा है, हमें 12 रुपये ही कॉस्टिंग आ रही है और हमारा प्रोडक्ट क्या है, सेम प्रोडक्ट है। तो ये भी हमारा क्या होता है, नियंत्रण का एक भाग होता है, लागत नियंत्रण किया जाता है। तीसरा कैसा नियंत्रण होता है किस क्षेत्र में, रोकड़ नियंत्रण। मतलब कौन सा बेटा, कैश पे नियंत्रण किया जाता है। कैश जो होता है वो किसी बिजनेस का क्या होता है, बैकबोन होता है। यदि आपके पास कैश ही नहीं है तो आप किस तरीके से उसको, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। यदि आपके पास कैश होगा तो कैश का फ्लो बनता है, ठीक है भाई। कैश होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें परचेज कर पाएंगे, कैश होगा तो आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर कर पाएंगे, कैश होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो कैश पर नियंत्रण यदि जिस प्रबंध शास्त्री ने रख लिया तो ये मान के चलिए कि उसका सभी चीज़ों पर क्या होता है, लगभग सभी चीज़ों पर नियंत्रण उसका एक तरीके से बन जाता है। तो इसके लिए रोकड़ बजट भी बनाया जाता है, कई तरीके से कैश नियंत्रण। तो ये 3 मेन तरीके होते हैं। इसके अलावा कई तरीके से, जैसे मैं अगर एक बात करूं कर्मचारियों पर नियंत्रण, भाई आपका कर्मचारी ठीक तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं ज़्यादा मोटिवेशन तो नहीं मिल गया, या उसे किस तरीके की मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो उस पर नियंत्रण की। कहीं पता चला सभी एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है, काम नहीं कर रहा है, काम की बजाय कुछ और ही काम हो रहे हैं, ठीक है, या गपशप लग रही है और फोकस्ड क्या है, एक कंपनी के, एक इंस्टीट्यूट के लक्ष्य पर नहीं है। तो उस तरीके से कर्मचारियों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। एक हम बात करें तो संगठन पर भी नियंत्रण किया जा सकता है कि भाई आपका संगठन जो है वो ठीक तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये एक्चुअल में क्षेत्र जो है बेटा, ये मेनली तरीके से बात होती है। पहला क्या हुआ हमारा, उत्पादन के क्षेत्र में भी नियंत्रण होता है, लागत के क्षेत्र में भी होता है, रोकड़ के क्षेत्र में भी होता है, कर्मचारियों के क्षेत्र में भी होता है और संगठन के क्षेत्र में भी होता है। अब इस नियंत्रण को करने की कुछ विधियां भी होती हैं, कुछ टेक्निकल विधि भी होती है, मतलब जिसको हम क्या बोल सकते हैं
एक तरीके से साइंटिफिक मेथड्स होती हैं और कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी होती हैं। तो यदि मैं साइंटिफिक मेथड्स की बात करूं कि साइंटिफिक तरीके से हम नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं, देखो नियंत्रण जो होता है बैकबोन होता है मैनेजमेंट का। आपने पूरा फैला रहा तो फैला लिया, ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, पर आपके उन पर कंट्रोलिंग ही नहीं है। एक उधर जाके काम कर रहा है, एक इधर जाके काम कर रहा है, एक अपने मन से काम कर रहा है। तो इस तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो उसके लिए कई मेथड्स बनी हुई है। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक मेथड्स की बात करें कि कौन सी मेथड्स, कि भाई नियंत्रण की साइंटिफिक विधियां। अब साइंटिफिक विधि में मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहली विधि होती है बजट बनाना। कौन सी विधि होती है बेटा? बजट बनाना। बजट क्या देखा आपने, केंद्र सरकार राज्य सरकार भी बजट बनाती है ना, रेल बजट, वित्त बजट, ऐसे बजट बनते हैं। हम बजट बनाकर भी क्या कर सकते हैं? नियंत्रण कर सकते हैं किसी भी चीज पर। अब जैसे क्या होता है, कई तरीके के बजट बनते हैं। क्रय बजट बनता है कि भाई एक साल का हमारा पूरा एक एनालिसिस होता है कि हम कितना माल हमारे कंपनी के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके लिए क्या करेंगे, परचेज करेंगे। सेल्स बजट बनता है कि हम कितना माल हमारा जो है वो क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। रोकड़ बजट बनता है कि हमारा कितना कैश हमें इस बार इकट्ठा करना है। तो इस तरीके के कई तरीके से बजट बनाकर हम क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को नियंत्रण में ला सकते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे भाई रेल बजट पेश हुआ, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। अब रेल बजट पेश हुआ तो रेल बजट में रेल मंत्री ने कहा कि हम क्या करेंगे भाई, इस साल 100 ट्रेनें हमको चलाना है, 100 ट्रेनें चलाना है। अब उसका एनालिसिस हुआ, ट्रेनें कितनी चला पाए, 70 ही चला पाए। तो जो 30 आया ये क्या आया बेटा, ये 30 विचलन आ गया। अब इसका एनालिसिस करना है कि हम 30 क्यों नहीं चला पाए, 30 किस कारणों से नहीं चल पाई। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से हम बजट बनाकर हम हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी विधि क्या होती है बेटा, दूसरी वही लागत। सबसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जब तक आप न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन नहीं करेंगे, जब तक आप न्यूनतम लागत पर क्या अधिकतम उत्पादन नहीं करेंगे, जब तक क्या होगा, आप किसी भी बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप किसी भी बिजनेस को, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है उसका मेन ही मकसद होता है कि हमारी कॉस्टिंग क्या है, कम से कम आए, तभी क्या। और लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो प्रमाप है, उससे भी हमें समझौता नहीं करना है, ताकि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादातर गेन होगा। क्योंकि हमारी यदि लागत ही ज़्यादा आ रही है और हमारे कॉम्पिटिटर कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ें दे पा रहा है, तो क्या प्रॉफिट मार्जिन हमारा निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो लागत। और तीसरे नियंत्रण होता है सामग्री नियंत्रण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नियंत्रण में, स्टॉक नियंत्रण। अब स्टॉक नियंत्रण क्या होता है बेटा, आपकी मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्शन है, ठीक है, या आपकी दुकान है, मान के चलिए क्या है, आपकी कपड़े की शॉप है या कपड़े का शोरूम है, आपके पास स्टॉक होगा, ठीक है। तो स्टॉक को कैसे नियंत्रण करना, मान के चलिए आपकी सेल हो रही है वही 100 यूनिट, मतलब 100 जोड़ी कपड़े आप पर डे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। बट मान के चलिए आप 100 जोड़ी कपड़े सेल तो कर रहे हैं, लेकिन आपने स्टॉक कितना रखेंगे, 500 जोड़ी रखेंगे, 600 जोड़ी रखेंगे। आपने 1000 या 5000 जोड़ी स्टॉक में रख लिया। मार्केट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। पता चला एक महीने बाद उन कपड़ों की कीमत ही चली गई, या वो जो कपड़े आपने रखे हैं वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गए, लोग खरीदना ही नहीं पसंद कर रहे उस ट्रेंड के कपड़े। तो हमारा स्टॉक नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे स्टॉक पर नियंत्रण नहीं होगा, हम पता चला उसमें क्या नुकसान होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे स्टॉक नियंत्रण हमने ठीक नहीं किया तो हमारा पैसा फंसा हुआ है। भाई मैं 100 यूनिट कपड़े बेच रहा हूँ, मैं 500 यूनिट का ही पैसा फंसा हूँ ना उसमें। मैं पता चला 1000 यूनिट या 5000 यूनिट लेके पैसा फंसा के गोडाउन में पूरे तरीके से कपड़े रख लिए मैंने, तो ये किस तरीके की कोई समझदारी हुई क्या? अब प्रबंध शास्त्री जो हैं इस सामग्री नियंत्रण के लिए कई टेक्निक अपनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्टॉक नियंत्रण के लिए प्रबंध शास्त्री क्या मतलब, या जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, जो मैनेजमेंट होता है, वो किस तरीके की टेक्निक अपनाता है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक जो होती है स्टॉक नियंत्रण के लिए वो होती है कौन सी, ABC टेक्निक। और भी टेक्निक होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करते हैं, ABC टेक्निक करते हैं। अभी ABC टेक्निक होती क्या है, ABC टेक्निक जो होती है वो ये टेक्निक होती है बेटा कि एक जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट हुआ, आपका प्रोडक्ट है, उसको हम किस तरीके से हमारे शोरूम में जमाएं, या हम उसका स्टॉक का नियंत्रण जो है वो कैसे करें। जैसे इसको कोई वस्तु है, ठीक है, आपकी आपकी शोरूम है, आपके शोरूम में कोई वस्तु रखी हुई है या आपके कपड़े के, उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, A, B और
सी। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है किसमें? ए कैटेगरी में। उससे कम होता है किसमें? बी कैटेगरी में। और उससे कम होता है किसमें? सी कैटेगरी में। तो अब हम ए बी सी को यदि देखें तो ए बी सी में जैसे क्या हुआ भाई, आप शोरूम में, आपके शोरूम में आपने स्टॉक नियंत्रण किया। सबसे पहले आपने बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े रखे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आपको लगा, उनकी यूनिट्स जरूर कम होगी। जैसे मान के चलिए आपने कोई बड़े ब्रांड के कपड़े रखे, कितनी यूनिट्स रखी उनकी? 10 जोड़ी रखे, ठीक है। और उस पर आपने कितना? 70% पैसा खर्च किया। जो आपकी दुकान में स्टॉक रखा हुआ है उसका 70% पैसा आपने किस में खर्च कर दिया? तो वो ए ग्रेड में आएंगी। बी ग्रेड में क्या आएंगी? मान लीजिए बी ग्रेड में थोड़ी संख्या ज़्यादा हो गई, 20 हो गई। इसमें आपने कितना? मान के चलिए कि 20%, ठीक है, 20% पैसा आपका खर्च किया। और तीसरी में इसमें संख्याएं ज़्यादा आ जाएंगी, मतलब यूनिट्स ज़्यादा आ जाएगी। मतलब यूनिट्स कितनी हो जाएगी भाई? 50 जोड़ी कपड़े रखें, लेकिन क्या है, सब सस्ते हैं, 200 रुपये 300 रुपये के हिसाब से, लेकिन इसमें आपका टोटल पैसा कितना खर्च हुआ? 10। मतलब 3 कैटेगरी से स्टॉक नियंत्रण किया जाता है, ए बी सी। इसके अतिरिक्त भी होती है एक, जैसे FSN होती है एक टेक्निक, ठीक है, एक टेक्निक होती है VED टेक्निक होती है, बहुत सारी टेक्निक होती है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? ABC टेक्निक। तो ये नियंत्रण इस तरीके से ABC टेक्निक के द्वारा भी क्या होता है बेटा? किया जाता है, ठीक। तो ये हमारा जो आज का पार्ट रहा था, ये प्रबंध का सबसे अंतिम कार्य रहा था, जिसको हम क्या बोलते हैं? नियंत्रण। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और उसके बाद नियंत्रण। कल के लेक्चर में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। ये हमने क्या पढ़ा है अभी तक लेक्चर में? मेन मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट का एरिया, मैनेजमेंट के मेथड्स पढ़ी है। उसमें हम कल जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।